नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघव समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भाषा दृष्टि का आज हमारा जो है एक नया टॉपिक है। भाषा दृष्टि के माध्यम से हम इस पुस्तक के माध्यम से जो चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है समसामयिक घटना चक्र की ओर से भाषा दृष्टि की, जो मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। मित्रों, आज हम इसका 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, कारक एवं विभक्ति। ठीक है मित्रों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कारक विभक्ति की। यह चित्रात्मक प्रस्तुति है जो मार्केट में समसामयिक घटना चक्र ने उपलब्ध कराई है। मित्रों, ये तथ्यात्मक पुस्तक है, तथ्य परक पे आधारित है, तथ्यात्मक ज्ञान पे आधारित है। बहुत पतली सी पुस्तक है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें इस पुस्तक के माध्यम से उजागर किया गया है, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित हो सके। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग नया टॉपिक कारक एवं विभक्ति का। कारक एवं विभक्ति क्या है, ठीक है, इसके भेद कितने हैं मित्रों, हम बिल्कुल आज इस पुस्तक के माध्यम से आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल ढंग से इस पुस्तक में चीजों को क्लियर की गई हैं। आज हम एक एक कारक का स्पष्टीकरण करेंगे और जो है उसके भेदों को भी आपको पूरी तरह से बताएंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक परीक्षा में अंक अर्जित हो सके। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले कारक की परिभाषा पे जानेंगे। कारक परिचय और उसके भेद हमें देखना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कारक की परिभाषा बताते हैं। मित्रों, कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है। अब मित्रों, यहां संज्ञा सर्वनाम का मतलब क्या है? अर्थात कर्ता से। कर्ता से संज्ञा या सर्वनाम का मतलब किससे है? कर्ता से। वाक्य के अन्य शब्दों से, अन्य शब्द का मतलब क्रिया भी हो सकती है, प्रमुख रूप से क्रिया ही होती है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध होता है, कारक में क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, क्योंकि कारक में क्रिया, संज्ञा का या सर्वनाम का क्रिया से ही संबंध होता है। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द अर्थात क्रिया से या अन्य से क्या होता है, उसका संबंध सूचित होता है, वो क्या होता है? कारक कहलाता है। मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा, कारक होते कितने हैं? कारक मित्रों 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। परंतु जो है संस्कृत भाषा में कारक की संख्या कितनी होती है? 6 मानी जाती है। अब देखिए, हिंदी में 8 कारक बताए गए हैं। कौन कौन से कारक हैं, हम एक एक कारक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह जो है ने है, हम अभी आपको बताएंगे। कर्म का क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या है? को है। करण कारक, करण कारक का मित्रों विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या है? से द्वारा, से और के लिए। ठीक है, से और के द्वारा। क्या है मित्रों? के द्वारा। ठीक है, देखिए, करण कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। अब संप्रदान कारक है, इसका क्या विभक्ति चिन्ह? इसका विभक्ति चिन्ह है मित्रों को के लिए। क्या है? को के लिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं संबोधन कारक की। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबोधन का हे, हो, अरे। ठीक है, क्या है? अरे। ठीक है, क्या है? संबोधन हे, अजी, ये क्या है? ये संबोधन कारक है। अधिकरण का क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है मित्रों? में और पर। क्या है मित्रों? में और पर। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक का भी परसर्ग चिन्ह क्या है? हम आपको एक एक क्लियर करके बताएंगे। का, के, की। ठीक है, और अपादान कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, या हम आपको परसर्ग कह सकते हैं, से है। अब मित्रों, हम एक एक कारक को आपके सामने उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। एक एक कारक को समझाएंगे चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से। आपको इस पुस्तक के माध्यम से, भाषा दृष्टि के माध्यम से हम आपको मित्रों एक एक कारक को समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि देखिए, हिंदी में जो ये 8 कारक होते हैं, इसमें संस्कृत
संस्कृत में कौन से कारक नहीं होते हैं मित्रों? तो कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग जो है प्रायः संस्कृत भाषा में नहीं होता है। ठीक है, बाकी 6 कारक होते हैं, परंतु हिंदी में मित्रों इनको 8 कारकों का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं। अब एक एक कारक को हम स्पष्ट करते हैं, एक एक कारक का उदाहरण सहित आपको इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए मित्रों, पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह हमने बताया था, देखिए यहाँ परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, इसको परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहां दिया भी है विभक्ति चिन्ह क्या होता है कर्ता कारक का, ने होता है। क्या होता है? ने होता है। अब देखिए कर्ता कारक को परिभाषा क्या है? वाक्य में जो शब्द कार्य करने वालों के अर्थ में आए। क्या आए? वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में आए उनको क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए कर्ता कारक हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक संप्रत्यय कर्ता कारक और अप्रत्यय कर्ता कारक। क्या होता है सप्रत्यय कर्ता कारक और अप्रत्यय कारक? देखिए अप्रत्यय कारक जो होता है मित्रों, वो अप्रत्यय कारक क्या होता है? ये वर्तमान या भविष्य काल के लिए हेतु होता है। किसके लिए होता है? अप्रत्यय कारक जो होता है इसमें क्या होता है? ने विभक्ति का अभाव होता है। क्या होता है? ने विभक्ति का अभाव होता है मित्रों। ये क्या होता है? ने विभक्ति का, अर्थात कह सकते हैं कि आप ये परसर्ग क्या है? ये परसर्ग जो है रहित है। क्या है? आप इसको कह सकते हैं परसर्ग रहित। ये क्या है मित्रों? परसर्ग रहित। और ये क्या है? ये जो है ने विभक्ति युक्त है, अर्थात इसको आप कह सकते हैं परसर्ग सहित। क्या कह सकते हैं मित्रों? परसर्ग सहित। ध्यान से समझिएगा, अर्थात जो है इसमें ने विभक्ति का अभाव होता है। जैसे आप देख रहे हैं मोहन खाता है। क्या है? मोहन खाता है, अर्थात इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह का मित्रों प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए अप्रत्यय कारक जो है ये वाक्य किस किस रूप में होते हैं? ये प्रायः जो है वर्तमान काल, ठीक है, एवं भविष्य काल के ही इसमें ज्यादातर वाक्य होते हैं। एवं भविष्य काल के ही क्या होते हैं मित्रों? इसमें वाक्य होते हैं। अर्थात जो है अप्रत्यय कारक, अर्थात जो परसर्ग रहित हैं, जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो जो है प्रायः वर्तमान काल एवं भविष्य काल के ही जो है वाक्य होते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है? मोहन खाता है। अब मित्रों यहाँ देखिए है, हूं, ये वर्तमान काल का बोध करा रहा है, और जो है ये आपका और भविष्य काल का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे यदि हम कह दें, क्या कहें कि कल भारत का मैच होगा। क्या होगा? कल भारत का मैच होगा। ध्यान दीजिए, मैं उदाहरण लिख रहा हूं मित्रों, कल भारत का मैच होगा। अब देखिए मित्रों यहां पे क्या है? यहां ने विभक्ति नहीं है, कल भारत का मैच होगा। इसमें कौन सा कारक है मित्रों? इसमें कर्ता कारक है। क्या कारक है? कर्ता कारक है। ने विभक्ति चिन्ह का भाव होता है। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? प्रधान कर्ता कारक भी कहा गया है, क्योंकि यह परसर्ग जो है रहित होता है, अर्थात इसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अनुसार होते हैं, अर्थात जैसा इसका कर्ता होगा वैसा ही इसमें क्या होगा? लिंग और वचन का प्रयोग होगा मित्रों। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण हम आपको और देते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। देखिए राम ने रोटी खाई होगी। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर देख लीजिए उदाहरण, राम ने रोटी खाई होगी। ठीक है मित्रों, अब यहां देखिए ये होगी। अब ये भी क्या है? यहां पे ने है, नहीं राम, इसको ये उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है? इसमें जो है ने विभक्ति कहा है। हम जो है हमको उदाहरण क्या देना है? हमें उदाहरण जो है देना है जिसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होना है। हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं
राम स्कूल जा रहा है। क्या है? राम स्कूल जा रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, यहां समझाने का प्रयास करें, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहां आप ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहां पे क्या है, यहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, यहां ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। कल भारत का मैच होगा। अब आपको ने विभक्ति चिन्ह का अभाव वाले हमने 1-2 उदाहरण दिया, लेकिन इसकी एक ट्रिक बता दें मित्रों। ट्रिक ये है कि जो है इस प्रकार के वाक्य जैसे ने विभक्ति आ जाएगा तब तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि जो है कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है, क्योंकि कर्ता ने ये रटा रहेगा आपको मित्रों। परंतु इसकी एक हम ट्रिक बता रहे हैं, जब विभक्ति चिन्ह का उसमें ना हो, क्या हो, विभक्ति चिन्ह ना हो अर्थात रहित हो, परसर्ग रहित हो मित्रों, तो उसके लिए आप जो है 2-3 पॉइंट याद रखिए। पहला ये है कि जिस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे का उत्तर मिल जाए प्रश्न करने पर, अर्थात कर्ता से प्रश्न करने पर क्या, क्यों, कैसे का उत्तर मिल जाए आपको, तो आप जो है समझ लीजिएगा कि क्या है, कर्ता कारक है। अब जैसे यहां देखिए, मोहन खाता है। क्या खाता है भाई? कुछ खाना खाता होगा। ठीक है, राम जा रहा है। कहां जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है। आपको उत्तर मिल रहा। देखिए, कल भारत का क्या होगा? क्या होगा? मैच होगा। यानी क्या, क्यों, कैसे से जब आपको मित्रों प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब आप जान जाइएगा कि क्या होगा, कर्ता कारक होगा, चाहे उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो या ना हो। कहने का मतलब यदि नहीं है तो क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग जो है क्वेश्चन करके निकाल लीजिएगा, आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी मित्रों। अब आते हैं हम लोग दूसरे संप्रत्यय कारक की ओर। सप्रत्यय कारक क्या है? यानी कि इसे तो बहुत सरल है, ने विभक्ति का युक्त होगा। ठीक है, जैसे राम ने पानी पिया। अब आपको दिखाई दे रहा है मित्रों कि ये ने शब्द, ने क्या है, ने परसर्ग लगा हुआ है, तो आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें क्या है, कर्ता कारक है। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। कहने का मतलब जो परसर्ग रहित होता है, परसर्ग सहित होता है, क्या होता है, जिसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों, उसको क्या कहते हैं, अप्रधान कर्ता कहते हैं। और जो परसर्ग रहित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, ये भी क्या है, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कर्मानुसार होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, ये जो है होते हैं कर्मानुसार। मित्रों इस अंतर को बहुत समझने का प्रयास करिए। ये जो आपको बता रहे हैं, ये जो परसर्ग सहित होते हैं ये कर्म के अनुसार चलते हैं, और जो ये परसर्ग रहित होते हैं ये किसके अनुसार चलते हैं? कर्ता के अनुसार। कहने का मतलब ये है जिसमें परसर्ग लगा होगा, जो परसर्ग सहित होंगे वे आपके कर्म के अनुसार होगा, उसका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक। और जिसमें जो कर्ता अनुसार होगा, जिसमें परिवर्तन, वो क्या होंगे, परसर्ग रहित होंगे, जिसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको अंतर को बहुत ध्यान से हमारा समझाने का मतलब यह है कि आपको इस प्रकार से कोई संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप परीक्षा में गलत ना करें। जैसे मेरे मित्र ने आज यह खाया था। अब मेरे मित्र ने आज यह खाया था, तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें, इस वाक्य में मेरे मित्र ने आज खाया था। हम वाक्य बोल रहे हैं तो मित्रों इसमें ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये क्या है, ये जो है सप्रत्यय कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो है लिंग, वचन, कारक कैसे प्रयुक्त हुए हैं? कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं मित्रों। कैसे? जैसे हमने कहा टीचर ने आज मुझे पीटा था। क्या है? टीचर ने आज मुझे पीटा था। मित्रों एक बात और हम आपको बता रहे हैं, सप्रत्यय कारक प्रायः किसमें होते हैं? प्रायः भूतकाल में होते हैं। किसमें होते हैं? भूतकाल में होते हैं। ये जो है अप्रत्यय कारक वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होते हैं, और ये प्रायः किसमें होते हैं? भूतकाल में होते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि टीचर ने आज मुझे पीटा। अब पीटा यानी कि क्या है, ये अतीत की बात हो रही है। क्या है? अतीत की मतलब भूतकाल की, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। क्या है? टीचर ने आज मुझे पीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो वाक्य होते हैं और यहाँ पे आप मित्रों देख रहे हैं कि ने विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, जो है सप्रत्यय कर्ता, जो है कर्ता कारक जो ने विभक्ति सहित होते हैं वो प्रायः मित्रों किसमें होते हैं, भूतकाल में होते हैं, और अप्रत्यय कर्ता कारक जो परसर्ग रहित होते हैं वो प्रायः किसमें होते हैं, वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होते हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण और दे रहे हैं, सूरज ने आज खाना खाया था, सूरज ने आज खाना खाया था, या आप कह सकते हैं सूरज ने आज सेव खाया था, सूरज ने आज केला खाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वहां भी मित्रों क्या होता है, कर्ता कारक होता है। लेकिन कर्ता कारक में दो बात याद रखिएगा, यदि कोई वाक्य दे दिया उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है तो आप क्वेश्चन करिएगा कर्ता से, क्या करिएगा, क्या, क्यों, कैसे। यदि आपको उत्तर मिल रहा है तो आप उस वाक्य पे विचार करिएगा कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये कर्ता कारक आपको खूब अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो है दूसरे कारक की ओर चलते हैं। दूसरा कारक है हमारा कौन सा है, कर्म कारक। मित्रों कर्म कारक जैसा कि कर्म से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, क्या होगा, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है मित्रों, अभी इसके पहले हमने आपको बताया को होता है, क्या होता है, को होता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अध्यापक छात्रों को पीटते हैं, अध्यापक छात्रों को पीटता है। ठीक है, अब देखिए अध्यापक छात्रों को पीटता है। अब इसको देखिए, जो ये को क्या है, ये को विभक्ति चिन्ह क्या है, इसमें को विभक्ति चिन्ह या को परसर्ग लगने से क्या मित्र होगा, ये कर्म कारक होगा। कर्म कारक क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े, ध्यान से समझिएगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पीटता है, अब आप यहां देखिए कि को परसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मित्रों, को परसर्ग लगा हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं, एक उदाहरण हम आपको मित्रों और देने का प्रयास करते हैं कि राम ने रावण को मारा। अब इस एग्जाम्पल से समझिए, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब देखिए रावण को किसने मारा है, राम ने मारा है, अर्थात ये को विभक्ति चिन्ह क्या है, ये जो है आपका कर्म कारक है। क्या है ये, कर्म कारक है। भगाना, जगाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना शब्दों के साथ क्या होता है मित्रों, प्रायः जो है को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको भी याद रखिएगा, अर्थात भगाना, जगाना, बुलाना, सुलाना, ठीक है, पुकारना शब्दों के साथ मित्रों क्या होता है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जब विशेषण संज्ञा के रूप में हो, कहने का मतलब जब विशेषण क्या हो, संज्ञा के रूप में हो, तो कर्म में को का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे मित्रों क्या है, बड़ों को पहले आदर दो, बड़ों को पहले आदर दो, इसमें क्या है, इसमें विशेषण क्या है, संज्ञा के रूप में है। क्या है, विशेषण संज्ञा के रूप में है, तो उसमें क्या होता है मित्रों, को का प्रयोग होता है, अर्थात को परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, ये को परसर्ग है। क्या है मित्रों, को परसर्ग लगा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है आपका कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, समझ गए होंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा कारक हमारा बहुत सरल है। ठीक है, तीसरा कारक हमारा क्या है, करण कारक मित्रों। क्या है, करण कारक। अब करण कारक क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। वाक्य में जिस शब्द से
क्रिया के संबंध का बोध हो, किसका बोध हो, संबंध का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। क्या मित्रों कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जब साधन भूत जुड़ाव हो, क्या हो, साधन भूत, साधन का मतलब क्या है मित्रों, यहां आधार की बात हो रही है, क्या हो रही है, आधार की, ठीक है, आधार या आप कह सकते हैं हेतु, ठीक है। अब देखिए यहां करण कारक होता है, साधन भूत मतलब जुड़ाव की बात हो रही है, क्या हो रही है, जुड़ाव की बात हो, जैसे वह कुल्हाड़ी से, तो वो कुल्हाड़ी क्या है, ये कुल्हाड़ी जो है आधार है, क्या है, आधार है, यानी कुल्हाड़ी क्या है, उसके लिए आधार है। कुल्हाड़ी से वृक्ष को क्या है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी क्या हुई, एक आधार हुई, उस आधार का प्रयोग करके ये क्या करता है, वृक्ष को काटता है, ठीक है। किंतु जब अलगाव की का प्रत्यय हो, क्या हो मित्रों, अलगाव का प्रत्यय हो, तो वहां पे क्या होता है, अपादान प्रयोग होता है। अपादान मैं आगे आपको बताऊंगा मित्रों, हम आपको बताएंगे, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से फल गिरा, यहां अलग होने का भाव होता है मित्रों, वहां पे क्या होता है, अलगाव होगा, ये हम आपको बताएंगे। अभी आप करण कारक समझिए मित्रों। करण कारक हमने बताया कि जहां पे क्या हो, साधन भूत जुड़ा हो, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है से, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है मित्रों, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है इसका, और के द्वारा भी इसका विभक्ति चिन्ह होता है, क्या होता है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। जैसे आप कह सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। अब बाण क्या है, बाण आधार हुआ, यानी बाण के सहारे ही रावण मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें जो है करण कारक होगा। जैसे आप कह सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। अब देखो मित्रों यहां पे क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा है, राम ने किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या है, आधार हुआ, ठीक है, यानी कि इससे बाण से मारा, तो इसमें कौन सा कारक प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मैं मोटरसाइकिल से आता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं। आप ध्यान दीजिए मित्रों, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं, तो यह से क्या है, ये जो है करण कारक का प्रयोग है मित्रों, किसका प्रयोग है, करण कारक का यहां पे प्रयोग है। मैं मोटरसाइकिल से आता हूं, ठीक है, यहां पे बड़ी छोटी होगी साइकिल, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं मोटरसाइकिल से आता हूं, यहां पे से विभक्ति चिन्ह क्या है, साइकिल क्या है, ये उसकी आधार है पहुंचने की, यानी जाने की क्या है, उसकी आने की जाने की क्या है, साइकिल आधार है, तो यहां पे कौन सा प्रयोग होता है, करण कारक का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे के द्वारा, के जरिए भी इसमें भी प्रयुक्त होता है, यानी के द्वारा का प्रयोग होता है, के जरिए का भी प्रयोग होता है, और भी इसमें भी प्रयोग होता है। अब देखिए मित्रों क्या बात है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। पांव, कान, भूख, प्यास, जाड़ा, आंख शब्द में जब एक वचन करण कारक संप्रत्यय युक्त हो, क्या हो, जब एक वचन करण कारक संप्रत्यय युक्त हो, तो एक वचन का प्रयोग, और अप्रत्यय युक्त हो तो क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वह प्यास से मर रहा है, क्या है, वह प्यास से मर रहा है, और वह प्यासों मर रहा है, क्या है, यहाँ पे वह प्रयासों मर रहा है। अप्रत्यय का मतलब होता है कि परसर्ग रहित, और प्रत्यय जो है, और आपका जो है सब प्रत्यय का मतलब होता है परसर्ग सहित, ठीक है, परसर्ग सहित। अब यहाँ वो प्यासों मर रहा है, अब यहाँ देखते हैं कि वह प्यासों मर रहा है, तो इस उदाहरण में आप देखिए कि जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, पर आप देखिए यहाँ पे वह प्यास से मर रहा है मित्रों, अर्थात यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये से क्या है, ये जो है से
करण कारक है। क्या है ये? से करण कारक है। लेकिन अब करण कारक और जो है करण कारक और अपादानक में अंतर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है मित्रों? एक होता है। करण कारक भी से विभक्ति चिन्ह है और अपादान का से है, परंतु अपादान में अलगाव की स्थिति होती है। यहां पे अलगाव की नहीं बल्कि आधारभूत की बात होती है, यानी से या के द्वारा, से या के द्वारा की बात होती है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे करण कारक को। आप मित्रों उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जैसे हम एक उदाहरण आपको और देने का प्रयास करते हैं कि वह कलम से पत्र लिखता है। क्या है? किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। वह कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह कलम से पत्र लिखता है। अब देखो मित्रों, यहां भी से क्या है? ये सोए जो है अब किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, अर्थात यहां पे करण कारक होगा, क्योंकि कलम क्या है? उसकी आधार है, उसका द्वारा, अर्थात ये क्या है? ये जो है उसका साधन है। कलम क्या है उसका मित्रों? साधन, अर्थात साधन जो है ये क्या है? साधन का जहां बोध होता है, ये से क्या है? साइकिल से, अर्थात साइकिल क्या है? साधन है। कलम से, कलम क्या है मित्रों? साधन है। कलम, वह कलम से क्या है? ये जो है से, जो तो कलम क्या हुआ? साधन हुआ। जहां साधन जो है बोध हो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है? यहां साधन की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है। वहां मित्रों क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान में को के लिए अव्यय के अर्थ में होता है। किसके लिए होता है? को के लिए और के लिए के अर्थ में। ठीक है, जैसे राम मोहन को रुपए देता है। ठीक है, लेकिन अब पहले मित्रों इसकी परिभाषा समझिए तो और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण तो हम बताते हैं, और भी उदाहरण देंगे। संप्रदान कारक कहते किसे हैं? ठीक है, जिसे कुछ दिया जाता है, ध्यान से समझिए मित्रों, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता हो, वहां संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए मित्रों, वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए जो है होता है इसका विभक्ति चिन्ह। अब कर्म कारक में को का अर्थ के लिए संदर्भ में नहीं होता। यहां पे क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका संप्रदान कारक होता है, जैसे राम मोहन को मारता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये को है ये कर्म कारक से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो है कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है का बोध होता है। और वहां जो है कर्ता के बाद जो कर्म कारक है, वहां पे क्या होता है? किसी वक्त या व्यक्ति पर जिस वाक्य पे क्या होता है? क्रिया का प्रभाव होता है। क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वहां पे वो कर्म कारक होता है। परंतु मित्रों क्या है? यहां पे जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए, वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, के हित या के वास्ते या के निमित्त, ये जो है आपको प्रत्यय दिए हुए हैं। के हित, के वास्ते, के निमित्त प्रत्यय युक्त में भी क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, के हित, के वास्ते, के निमित्त प्रत्यय में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। क्या होता है मित्रों? संप्रदान कारक होता है। जैसे हम कह दें रमेश राम को किताब देता है। रमेश राम को किताब देता है। उदाहरण लिखते हैं, रमेश राम को किताब देता है। अब देखिए यहां पे क्या है? रमेश राम को किताब देता है, अर्थात यहां पे क्या है? देने का भाव है। क्या है यहां पे? देने का जहां भाव आ जाए वहां क्या होगा मित्रों? वहां संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे गरीब के लिए खाना लाओ, क्या है? गरीबों के लिए खाना लाओ। आप कह सकते हैं गरीब के लिए खाना लाओ।
अब ध्यान दीजिए मित्रों, ध्यान दीजिए, गरीब के लिए खाना लाओ, तो ये क्या है, यानी कि किसके लिए है, के वास्ते, किसके वास्ते, गरीब के वास्ते जो है खाना की बात हो रही है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। आप इन प्रत्यय युक्त अव्ययों को ध्यान से समझिए। के हित, के वास्ते, के निमित्त प्रत्यय जो अव्यय दिए हुए हैं, इनका प्रयोग जहां पे हो जाए वहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा मित्रों। जैसे आपने देखा कि रमेश राम को किताब देता है, जहां देने का भाव हो या जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं राम के लिए आम लाओ, राम के लिए आम लाओ, तो किसके लिए किया जा रहा है, राम के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह आप समझ गए होंगे। तो चलिए मित्रों, आगे हम आपको अगला कारक चलते हैं। अगला कारक है अपादान कारक। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। अक्सर परीक्षाओं में ज्यादातर जो है संप्रदान और अपादान से ज्यादा पूछे जाते हैं। अपादान कारक को ध्यान से समझिएगा। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, क्या हो मित्रों, अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां अपादान कारक होता है। पृथक होने का बोध, अतः से विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्या विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है। करण कारक में भी से होती है, परंतु इसमें अंतर क्या है, करण कारक में क्या होता है मित्रों, उसमें आधार की बात होती है, साधन की बात होती है, परंतु इसमें क्या है, अलगाव की बात होती है। क्या होती है, अलगाव की बात होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ मित्रों और भी कंडीशन है, और भी परिस्थितियां होती हैं इसमें अपादान कारक के लिए। वो कौन कौन सी है, ध्यान लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं कुछ अलगाव तो ठीक है, चूंकि इसका बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात हिमालय से निकल रही है, तो उसमें क्या होगा, अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी, अर्थात जो है बिल्ली छत को क्या है, छोड़ रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मित्रों, क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ते वृक्ष को छोड़ रहे हैं। जहां अलगाव होता है वहां तो अपादान कारक होता है ही मित्रों, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, लज्जा के भाव में, तुलना के भाव में। देखिएगा किसके लिए, लज्जा के अर्थ में। कहां कहां होता है अपादान कारक, लज्जा के अर्थ में, ठीक है। और देखिए तुलना के अर्थ में, किसके लिए, तुलना के अर्थ में, ठीक है। लज्जा के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, डर के लिए, डर के अर्थ में भी होता है। यानी कि जैसे बालक सिंह से डरता है, क्या है, बालक सिंह से डरता है। अब आप देखिए यहां पे क्या है, यहां डरने का भाव है, तो क्या होगा, यहां पे अपादान कारक होगा तुलना के अर्थ में, ठीक है। जैसे राधा गोपी से सुंदर है। अब देखिए यहां तुलना की गई है, यहां तुलना की गई है मित्रों कि राधा गोपी से क्या है, सुंदर है। अर्थात तुलना के अर्थ में भी क्या होता है, ये अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। रक्षा करने के अर्थ में भी क्या होता है, किसमें होता है, रक्षा करने के अर्थ में भी क्या होता है, रक्षा के अर्थ में, ठीक है। रक्षा के अर्थ में भी क्या होता है, अपादान कारक होता है मित्रों, इसको समझिएगा। लज्जा के अर्थ में भी होता है, ठीक है। लज्जा के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, सब ध्यान रखिएगा। लज्जा के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, डर के अर्थ में, रक्षा के अर्थ में, ये सब क्या है, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, अब पेड़ से क्या है, लड़का गिरा, अर्थात लड़का क्या है, पेड़ से अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात हिमालय को गंगा छोड़ रही है जब निकल रही है। तो कहने का मतलब जहां अलगाव का बोध होता है मित्रों, वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। बहुत महत्वपूर्ण कारक है, परीक्षा में आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संबंध कारक की बात होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संबंध। संबंध क्या होता है,
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ क्या हो, लगाव या संबंध प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या मित्रों कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। प्रायः मुहावरेदार भोली की होली, रात की रात, कान का, देखिए संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है या परसर्ग होता है, का, के, की, रा, रे, री। अब यहां देखते हैं की प्रयोग हुआ है, यहाँ पे की हुआ है, यहाँ पे का हुआ है, अर्थात जो है का, के, की इसका विभक्ति चिन्ह है। जहां पे आपको शब्दों के बीच में का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग हो जाए, वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। विभक्ति के स्थान पर बहुधा वाला प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे चांद वाली थाली, राम वाला घर। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, चांद वाली थाली, राम वाला घर, ये परीक्षाओं में पूछा गया है, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, ठीक है, एसडीआई परीक्षा और नायब तहसीलदार परीक्षा में पूछा गया है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक के प्रत्यय क्या हैं, रा, रे, री और ना, ने, नी। सर्वनाम की स्थिति में क्या है, रा, रे, री और ना, ने, नी। जैसे क्या है, मेरा लड़का, रा क्या है, रा, रे, री आ गया। देखो मित्रों, ठीक है, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का, मेरी, यहां पे रा है और यहां पे क्या आ गया, री आ गया। कहने का मतलब रा, रे, री। रा, रे, री किसके अर्थ में है, सर्वनाम की स्थिति में, अर्थात का, के, की, रा, रे, री जहां पे बोध हो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है। जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण को क्या दो, दक्षिणा दो। मोहन को बाल बच्चा नहीं है, क्या है, बाल बच्चा नहीं है। कहने का मतलब संबंध कारक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लिखी हुई है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहा जा रहा है संबंध कारक के विषय में। संबंध कारक क्या कह रहे हैं कि ये देने के अर्थ में संबंध कारक का प्रयोग होता है। प्रायः क्या होता है, देने के अर्थ में क्या होता है, संबंध कारक का। जैसे ब्राह्मण को क्या दो, दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं है। मित्रों इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात क्या है, देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है। किसके अर्थ में होता है, देने के अर्थ में संबंध कारक होता है। मित्रों जैसे वह राम का बेटा है, अब देखिए यहां पे भी क्या है, का विभक्ति चिन्ह है, वह राम का बेटा है। अब देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ विभक्ति चिन्ह जो है का है। कहने का मतलब का, के, की, रा, रे, री विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक का प्रयोग होता है। क्या होता है, संबंध कारक कर्ता का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यह तुम्हारी घड़ी है, क्या है, यह तुम्हारी घड़ी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तुम्हारी, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी आ रहा है, री आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, री। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। क्या है, संबंध कारक। जहां संबंधों की बात होती है मित्रों, संज्ञा सर्वनाम से किसी अन्य से क्या है, संबंध या लगाव का भाव होता है, वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होगा। इन उदाहरणों से आप समझने का प्रयास करिए, आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक उदाहरण और दे, वह सुरेश की बहन है। अब की क्या है, की आ गया, अर्थात जो है विभक्ति चिन्ह जब की आ गया तो क्या होगा, संबंध कारक होगा। वह सुरेश की बहन है। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा संबंध कारक। अब हम लोग अगले कारक की ओर चलते हैं। अगला कारक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकरण कारक। क्रिया या आधार, ध्यान दीजिएगा, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाले कारक क्या होते हैं, अधिकरण कारक होता है। क्या होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अब देखिए इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर, क्या है, में पर। जैसे नाव में जल तैरती है तो नाव क्या है, ये आधार है। ठीक है, नाव क्या है, आधार है। घर है, वह घर में है, क्या है, वह घर में है। पानी, ठीक है, मछली क्या है, पानी में मछली क्या है, कहाँ रहती है, पानी में क्या है, मछली कहाँ रहती है, पानी में मछली रहती है। क्या है, पानी में मछली रहती है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है। पानी में मछली रहती है। अब यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे पानी क्या है, आधार है, क्या है। अब मछली क्या है, मछली रह रही है किसमें, पानी में, तो पानी में पानी क्या है, आधार हो गया। घर क्या हो गया, वह घर में है, वह घर में है, तो घर क्या है, आधार है। वह स्कूल में है, क्या है, वह स्कूल में है। तो मित्रों जहां अधिकरण कारक कहां होता है, अधिकरण कारक होता है आपका में, पर इसका विभक्ति चिन्ह है जहां पे आधार की बात होती है। ठीक है, जैसे नाव जल में तैरती है तो किसमें, जल क्या है, जल क्या है आपका आधार है, किसमें जो है नाव तैर रही है, जल में तैर रही है। पानी में मछली है तो पानी क्या है, आधार है, क्योंकि मछली जो है कहां होगी, पानी में होगी। वह घर में है तो वह व्यक्ति जो सर्वनाम है, अर्थात जो वह है वो व्यक्ति है, वो कहां है, घर में है, अर्थात घर क्या हो गया, उसका आधार हो गया। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति का इसमें लोप भी होता है। देखिए मित्रों, जैसे लड़का, लड़का दरवाजा, ठीक है, लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। देखिए लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, अर्थात कहीं कहीं किसी किसी वाक्य में विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि इसमें आधारभूत संरचना की बात हो रही है। क्या है, क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम। अब देखिए भले ही इसमें जो है विभक्ति चिन्ह का लोप है, लेकिन लड़का दरवाजे दरवाजे, अब यहां पे आप समझ लेंगे कि दरवाजे दरवाजे क्या है, यहां दरवाजे दरवाजे आप ये समझ रहे हैं कि यहां पे क्या है, आधारभूत क्रिया की बोध हो रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आ गया है इसमें अधिकरण कारक है। चलो मित्रों आगे समझते हैं, आगे देखिए इसको संबोधन कारक को ध्यान देते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है, क्या होता है, वहां संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, इसको जो है हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे हे राम, अब हे राम क्या है, ये संबोधन है। हे राम, हे भगवान, क्या कहते हैं, हे भगवान। ठीक है, अब ये कहते हैं ना, हे राम, हे भगवान। ठीक है, अरे यह क्या हो गया, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संबोधन है। संबोधन क्या है, अरे रमेश तुम। ठीक है, जैसे आप कहिए अरे रमेश तुम, तो अरे रमेश तुम अर्थात क्या है, ये अरे शब्द क्या है, संबोधन का बोध करता है, संबोधन का बोध कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, संबोधन कारक होगा। अब इसका विभक्ति चिन्ह मित्रों देखिए, हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो। ठीक है, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं प्रायः जो है संबोधन कारक वही होता है, संबोधन कारक में प्रयुक्त होते हैं। विस्मयादि बोधक जो है आप जानते होंगे मित्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय हमने आपको जो है बताया भी था। विस्मयादि बोधक जहां अत्यधिक आनंद की बात हो, आह वाह, अत्यधिक घृणा की बात हो, छी छी, ठीक है, या अत्यधिक वेदना की बात हो, क्या है, अत्यधिक वेदना या दुख या तकलीफ की बात होती है, प्रायः वहां क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अर्थात आश्चर्य की बात हो, वेदना की बात हो, दुख की बात हो, आनंद की बात हो, वहां क्या होता है, प्रायः वहां जो है आपका विस्मयादि बोधक होता है। लेकिन संबोधन कारक में प्रायः विस्मयादि बोधक जो है शब्दों जो है अव्ययों का ही प्रयोग होता है, जैसे हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो, ये सब क्या हैं, ये विस्मयादि बोधक मित्रों अव्यय हैं। जैसे हे भगवान, अब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यानी संबोधन कर रहे हैं भगवान को। किसको कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, हे भगवान हमारे लिए ऐसा क्यों किया। तो मित्रों संबोधन आप लोग समझ गए हैं, संबोधन मतलब क्या है, पुकारना, संबोधित करना। क्या होता है मित्रों, पुकारना, संबोधित करना। तो इस प्रकार जो है मित्रों हमारा जो है ये आज का टॉपिक कारक का जो है आपको हमने समझाने का, पूरा बताने का प्रयास किया। अपने भाषा जो है पुस्तक दृष्टि जो चित्रात्मक प्रस्तुति है हमारी, उसके माध्यम से आज हमने आपको पूरे कारक और उसके भेदों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।